When the data is divided into four equal parts, each part contains approximately 25% of observation. Division points are referred to as quartiles. तो अगर हम कोई भी चीज़ के चार टुकड़े कर दें तो these are called quartiles. For example, first 25%, then 25%, then 25%, then 25%. तो टोटल क्या बन जाएगा हमारे पास 100%. तो अगर आप इस ग्राफ में देखें जो नॉर्मल कर्व का है तो फर्स्ट 25% पे हमें क्या शो हो रहा है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू टू लेकर लार्जेस्ट वैल्यू है, अगर वाइट में हमें शो हो रहा है फर्स्ट क्वार्टाइल, देन स्क्यूड अप जा रहा है तो 25% एक मीडियन वैल्यू तक जो 58 परसेंटाइल है, देन अगेन मीडियन से लेकर 75% अगेन वो 25% है, देन 75 टू 100 परसेंटाइल जो 25% है. अगर इसमें से अगर आप ये भी देखें इंटर क्वार्टाइल रेंजेज हम आगे देखेंगे तो Q3 माइनस Q1 तो स्क्यूडनेस जो अब जा रही है उसको शो कर रहा है. Now again, if we consider a home sales data in which we have 12 observations from, if you see 1 to 12, तो first percentile 25 percentile, then second 25 percentile, then third 25 percentile and then fourth 25 percentile. अगर हम उसको मालूम फाइंड आउट करें तो मीडियन हम प्रीवियसली स्टडी कर चुके हैं. अगर हमारे पास डेटा इवन वैल्यूज़ में हो तो हम मिड की दो वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और देन डिवाइडेड बाय 2 करते हैं. तो अगर मैं इन दो को ऐड कर दूँ तो मीडियन मेरे अगर 12 का डेटा है तो मेरा एक 1,99,500 एंड 2,08,000, इन दो को मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 4,07,500. जब उसको डिवाइड बाय 2 करूँगा मैं तो 2,03,750 की मेरा मीडियन आ जाएगा. नाउ टू फाइंड आउट Q1 एंड Q3, क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3, वी मस्ट फाइंड आउट 25 परसेंटाइल एंड 75 परसेंटाइल्स. तो परसेंटाइल्स का फॉर्मूला हमारे पास पहले मौजूद था L25P डिवाइड बाई 100 n+1. तो हमारे पास 25 की जो उसकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3.25. तो थर्ड वैल्यू जो हमारे पास डेटा में थी वो है 1,38,000, जो हमने डेटा ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है. तो फोर्थ वैल्यू जो हमारे पास आ रही है 1,42,000. तो 1,42,000 माइनस 1,38,000, तो ये मेरे पास आ जाएगा डेटा. रिमेनिंग वैल्यू बच जाएगी मेरे पास अमाउंट जो वैल्यू है वो 4,000 की है. अगर मैं 4,000 को मल्टीप्लाई करूँगा 0.25 से तो मेरे पास वैल्यू जो आएगी 1,000 बचेगा. जो 4,000 को अगर मैं चार हिस्सों में डिवाइड करूँ तो 1,000 1,000 1,000 1,000 4 टाइम्स 4,000 होता है. तो अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा 138,000 में तो मेरे पास जो 25 परसेंटाइल आ रही होगी वो आ रही होगी 1,39,000. सेम फॉर दी Q3, P 100 n+1 75 अपॉन 100 12 + 1 9.75. तो मेरे पास जो नाइन्थ वैल्यू है वो है 2,54,000 और जो टेंथ वैल्यू है वो है 2,57,500. 2,54,000 तो नाइन्थ वैल्यू हो गई मेरी और टेंथ वैल्यू जो है मेरी 2,57,500. मीन जो डिफरेंस है वो है 3,500 का. जब उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0.75 से तो मेरे पास जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 2,625 का. जो ऐड कर दूंगा मैं 2,54,000 में तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी 75 परसेंटाइल की वो आ जाएगी 2,56,625. नाउ यू कैन सी इजीली 25 परसेंटाइल जो मेरी है वो 1,39,000 है. 58 परसेंटाइल जो आ रही है मेरे पास 2,03,750. 75 परसेंटाइल जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है 4,56,625. So the quartiles divided the home sales data into 4 parts with each part containing 25% of observation. तो अब मैं अगर इसको डिवाइड देखूं अपने 25% ऑब्जर्वेशन को जो रेड में मार्क है
अगर आप इनकी वैल्यूज़ को चेक करें तो 1,08,000, 1,38,000 एंड 1,38,000 वो सब देखा जाए तो लेस देन 1,39,000 है। सेम मेरी 50th परसेंटाइल है, तो परसेंटाइल मुझे क्या बता रहा होता है, इससे लेस कितनी वैल्यूज़ है। तो 50th परसेंटाइल जो मुझे बता रहा है वो बता रहा है 2,03,750। तो ग्रीन वैल्यूज़ और रेड वैल्यूज़ को देखूँ मैं तो मैक्सिमम जो ग्रीन वैल्यू जा रही मेरी 1,99,500, उससे पहले जो आ रही 1,86,000, 1,42,000, 1,38,000, देन अगेन 1,38,000, देन 1,08,000। ना 75 परसेंटाइल जो मुझे बता रहा है वो बता रहा है 2,56,625। मीन्स इस वैल्यू से बिलो तमाम वैल्यूज़ होगी 75 परसेंटाइल के लिए। तो अगर मैं इसकी वैल्यूज़ देखूँ जितनी बिलो 1 मार्क्स हैं उसके नीचे की, उससे पहले की, तो 2,54,000 इससे छोटी है, अगेन 2,54,000 वो भी मेरी 75 परसेंटाइल से छोटी है, देन 2,08,000, देन 1,99,500 वो भी बिलो है, देन 1,86,000, देन 1,42,000, 1,38,000, अगेन 1,38,000 एंड 1,08,000 एंड द लास्ट 100 परसेंटाइल जो है उसमें तमाम ही उससे बिलो ही आ जाएगी वैल्यूज़। Now IQR, the difference between the third and first quartile is often referred to as interquartile range or IQR. For the home sale data, IQR equals to Q3 minus Q1, quartile 3 minus quartile 1। तो quartile 3 की जो मेरे पास वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 2,56,625 माइनस 1,39,000 इक्वल्स टू, जब मैं इन दोनों को माइनस करूँगा तो मेरे पास जो वो बचेगा 1,17,625। सही। अगर मैं यहाँ पर आपको शो करूँ तो इन दोनों के दरमियान जो वैल्यूज़ आ रही होगी वो इस रेंज की होगी। ये लिखा हुआ IQR की रेंज। Because we exclude the smallest and the largest 25% values of the data, the IQR is useful measure the variation of data that has extreme value of highly skewed.